बायोलॉजी श्रृंखला में सबसे अहम क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बच्चों का डिमांड रहता है ना, जो स्टूडेंटों का सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन उत्पन्न मारता है वो होता है नर जनन अंग, मतलब रिप्रोडक्शन सिस्टम को लेकर। लड़का पढ़ने में बहुत उसे मजा आता है, लड़कियां भी कम नहीं होती, लड़कियों को भी पढ़ने में मजा आता है, सबको पढ़ने में मजा आता है। लेकिन रहा बात कि ना इसमें खुलकर आदमी बात नहीं करता, क्योंकि हमारा समाज, जिस समाज में हम जीते हैं ना, उस समाज में कई प्रकार के दबे दबाए लोगों को रहना पड़ता है, क्योंकि हमारा समाज हंसता है, लेकिन वो बुकवन को ये पता नहीं है कि यहाँ से क्वेश्चन पर क्वेश्चन, डिमांड पर डिमांड क्वेश्चन वाला परीक्षा में पूछा जाता है। अगर ये वो बात मिस कर देगा तो क्वेश्चन छूट जाएगा, क्वेश्चन छूटेगा तो जिंदगी तबाह हो सकता है। एक नंबर के तहत ना नीट में बहुत बड़का बड़का जो एग्जाम होता है, एक नंबर की वजह से बहुत बड़का बड़का जॉब का सिलेक्शन रुक जाता है। तो इस प्रकार किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो उसमें बेहिचक सभी प्रकार के क्वेश्चन पढ़ो, चाहे नर जनन अंग हो, चाहे मादा जनन अंग हो, या फिर कौन भी जनन अंग हो, एकदम खुलकर पढ़ो। तो हम बात करते हैं नर जनन अंग में। तो नर जनन अंग में सबसे पहले हम आपको बता दें, इन सब पर हम खुलकर बात करेंगे। आज जितना क्वेश्चन आपके माइंड में होगा ना, सब पर बात करेंगे। जैसे आप यदि 10वीं क्लास की तैयारी कर रहे हैं, 10वीं क्लास के, तो आपसे 5 नंबर में कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, नर जनन अंग का नामांकन चित्र का वर्णन करें, तो सब लिखोगे, ठीक है। उसके बाद यदि आप अदर क्लास के हैं और केवल नॉलेज के लिए वीडियो देख रहे हैं, या फिर 12वीं क्लास के हैं, तो आपको सबको जाननी चाहिए। पुरुष संभोग कैसे करता है, यौन संबंध, शारीरिक संबंध कैसे बना सकता है, कैसे बनानी चाहिए, पुरुष बाज क्यों होता है। अब देखने में आता है कुछ पुरुष ऐसे होते हैं जो अपने संतान को पैदा नहीं कर पाते हैं। इसका रीजन है, पुरुष कब संतान उत्पन्न कर सकता है, कौन नहीं करेगा। एक बच्चा पैदा करने के लिए क्या जरूरी होता है, मैथुन और हस्त मैथुन क्या होता है। हाँ, हस्त मैथुन मतलब हाथ से मैथुन करने वाला, एक होता है मैथुन। क्या होता है हम खुलकर बात करेंगे। इससे पहले हम क्या करें, इसके पहले हम सब के सब डिटेल में सभी अंगों का हम काम बताते हैं। ध्यान से सुनते रहना, ध्यान से, 1 मिनट अगर मिस कर दोगे तो सब गुण गोबर हो जाएगा। इसलिए खुलकर इस पर खुलकर बात किया जाएगा, कौन अंग क्या काम करता है। देखो सबसे पहले हम बता दें, एक अगर साइड से देखोगे ना तो नर जनन अंग का ऐसा भाग, ऐसा पार्ट दिखाई देता है, और सामने से देखोगे तो ऐसा पार्ट दिखाई देता है। तो हम दोनों पार्ट आपके सामने रख दिए हैं, जो आपको अच्छा लगे देखने में, जिसे आप समझ सकते हैं उसे आप समझ सकते हैं, ठीक है। देखो नर जनन अंग किसे कहते हैं, पहले इसका परिभाषा समझो। नर जनन अंग किसे कहते हैं, पुरुष का ऐसा जनन अंग जो एक संतान उत्पन्न करने में भूमिका निभाता हो, उसे नर जनन अंग कहते हैं। जैसे में लिखोगे, जैसे में क्या क्या लिखोगे, लिख देना सीसन मतलब लिंग, सीसन, या फिर पेनिस कहोगे, अर्धवृषण, वृषण, शुक्राणु, शुक्राशय, और पुरस्थ ग्रंथि और काउपर ग्रंथि, ये सब जैसे में लिखोगे। मतलब संतान पैदा करने के लिए क्या क्या चाहिए, एगो सीसन चाहिए मतलब लिंग चाहिए, जिसके माध्यम से हम योनि के सहायता से हम शुक्राणु को हम गर्भाशय तक प्रवेश करा सकें। उसके बाद वृषण, अर्धवृषण चाहिए, और उसके बाद क्या चाहिए, शुक्रवाहिका चाहिए। शुक्रवाहिका की बात बताएगा प्रोस्टेट ग्रंथि, इसे प्रोस्टेट ग्रंथि कहते हो ना, प्रोस्टेट ग्रंथि को पुरस्थ ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद काउपर ग्रंथि बताएगा, कुटिका, इसे काउपर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो इतना बताओगे, सब ग्रंथियां होती है। तो जैसे में हो गया। उसके बाद यहाँ देखो लिखा है कि सम्मिलित भाग, तो सम्मिलित भाग जो बताए हैं वो हो गया। पहले परिभाषा लिखोगे, तब उसके बाद जैसे में वही सम्मिलित भाग होगा, तब नामांकित चित्र ऐसे बनाओगे। ऐसे चित्र कौन बना देना जो आपको अच्छा लगे बाबू। उसके बाद हम देखो प्रत्येक का नाम बता रहे हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले हम नीचे से काम करते हैं। तो अगर हम लिंग की बात करें, लिंग है, अगर इधर की बात करेगा तो ये लिंग कहलाएगा। लिंग को नर जनन वाला लिंग है, इसे सीसन कहा जाता है। हिंदी में सीसन कहते हैं और इंग्लिश में इसे पेनिस कहा जाता है। इसे दैनिक जीवन में दुइये को काम है, ऊपर वाला इसे दुइये को काम दिए हैं। पहला काम ये है होता है कि इसे पेशाब करना, मतलब मूत्र विसर्जन करना, मूत्र विसर्जन करना पहला काम होता है। बचपन से लेकर 12 वर्ष तक या फिर पूरा जीवन काल मूत्र विसर्जन करता है। दूसरा काम ये होता है कि जब ये 12 साल या 13 साल के हो जाता है तो शुक्राणु रिलीज करने लगता है, शुक्राणु निकालता है। शुक्राणु यही स्पर्म शुक्राणु संतान उत्पन्न करने में भूमिका निभाता है। ये शुक्राणु क्या होता है, शुक्राणु एक प्रकार के चिपचिपा द्रव्य होता है जो दूधिया कलर के होता है। दूधिया मतलब दूध जैसा होता है, चिपचिपा कलर होता है, जो एक संतान उत्पन्न करने के लिए एक अहम भूमिका निभाता है। सीसन के काम ये होगा। सीसन के देखो ना, सीसन के ऊपर, सीसन के जो अंतिम में जो भाग होता है इसे हम बोलते हैं ग्लांस। क्या बोलते हैं, ग्लांस। सीसन के सबसे अंतिम ठोरवा को क्या कहते हैं, ग्लांस बोलते हैं। सीसन मतलब सीसन लिंगवा के ऊपर एक चाम होता है, चाम बहुत बढ़िया नरम चाम होता है। इस चाम को हम कहते हैं प्रीप्यूस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रीप्यूस, ठीक है। ये हुआ लिंग के काम। लिंग
शुक्राणु को कहाँ पहुंचाता है? महिला के योनि के माध्यम से गर्भाशय में पहुंचाता है। उसके बाद अपना महिला के अंडवाहिनी में जाकर निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होती है। उसके बाद हम बात करते हैं आपका वृषण की बात करते हैं। इसका बाबू वृषण, तो वृषण देखो, वृषण एक पुरुष में एक जोड़ा वृषण होता है। ये गोलका को देख रहे हैं, गोलका को वृषण कहा जाता है। गोलका क्या है? वृषण है। पुरुष में एक जोड़ा वृषण होता है। वृषण में ही शुक्राणु पैदा होता है। शुक्राणु कहाँ बनता है? वृषण में, लेकिन वो शुक्राणु कांच अवस्था में होता है। तो कांच अवस्था के बाद जब ये अर्धवृषण में आता है, इसे हम बोलते हैं अर्धवृषण। शुक्राणु के ऊपर दिखेगा तो एक प्रकार की एक मांसल रचना होता है जो शुक्राणु जो वृषण के ऊपर आता है। इसी वृषण के ऊपरी वाली परत को या ऊपरी मांस को हम कहते हैं अर्धवृषण मांस होता है। इस अर्धवृषण के काम में होता है शुक्राणु, कांचा शुक्राणु को परिपक्व बनाना, ताकि वो परिपक्व शुक्राणु जब अंडवाहिनी में जाएगा तो निषेचन के लायक बन जाए, निषेचन कर सके। ठीक है, अर्धवृषण में क्या करेगा? शुक्राणु को परिपक्व बनाएगा। मूत्र मार्ग क्या होता है? तो देखो ना, शीशम के अंदर एक छिद्र होता है। इस छिद्र को हम क्या कहते हैं? इस छिद्र को कहते हैं मूत्र मार्ग भी कह सकते हो। मूत्र मार्ग, इस रास्ते से मूत्र निकलता है, उसे मूत्र मार्ग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो, शुक्राणु इस रास्ते से निकलेगा, शुक्राणु इस रास्ते से निकलेगा, तो इस रास्ता को कहते हैं शुक्रवाहिका। क्या बोलते हैं? शुक्रवाहिका। जिस रास्ता से शुक्राणु निकल कर, अब यहाँ देखो ना, शुक्राणु निकलता है ना तो शुक्राशय में जाकर जमा होता है। कहाँ शुक्राशय होता है? यहाँ शुक्राशय होता है। और शुक्राशय स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है तो इतना समझ लेना, यहाँ शुक्राशय होता है, यही ब्लंडर होता है शुक्राशय। इस शुक्राशय में क्या होता है? जमा हो जाता है। ठीक है, शुक्राशय में क्या होता है? जमा होता है। शुक्राशय में जमा होने के बाद शुक्राशय और शुक्रवाहिकी के बीच में एक और नली होती है, जिसे स्खलन नलिका कहते हैं। स्खलन नलिका मतलब एक प्रकार की नली, ये पूरा का पूरा नली है। इसी नली के माध्यम से शुक्राणु का आवागमन होता है। अब ये शुक्राणु जाएगा, इसके बाद ये यहाँ एक होता है थैली, उसे बोलते हैं मूत्राशय। मूत्राशय देह है, मूत्राशय के नीचे एक और थैली होता है, उसे कहते हैं शुक्राशय। जिस थैली में यहाँ बीच में होता है, वो बगल में दिखाई नहीं दे रहा बाबू, तो यहाँ बगल में होता है शुक्राशय। उस शुक्राशय में शुक्राणु एकत्रित होता है। उसके बाद देखिएगा, शुक्राशय से निकलता है शुक्राशय द्रव। शुक्राशय से क्या निकलेगा बाबू? शुक्राशय द्रव निकलेगा। शुक्राशय द्रव। उसके बाद देखो, शुक्राशय से क्या निकला? शुक्राशय द्रव। उसके बाद जो पियर का थैलिया दिख रहा है, इस पियर का थैलिया का नाम है पुरस्थ ग्रंथि। इसे प्रोस्टेट ग्रंथि के नाम से जानते हैं, हिंदी में पुरस्थ ग्रंथि कहते हैं। इस पुरस्थि से निकलता है ना पुरस्थ द्रव निकलता है। क्या निकलता है? पुरस्थ द्रव्य निकलता है। ये पुरस्थ द्रव और शुक्राशय द्रव और शुक्राणु, ये तीन को मिलकर ना शुक्राणु, तीनों मिलकर वीर्य कहलाता है। क्या कहलाता है? वीर्य। तीनों मिलकर क्या कहलाएगा? वीर्य कहलाएगा। वीर्य, यही वीर्य महिला के गर्भाशय में जाता है, तब जाकर एक संतान बच्चा पैदा होने में भूमिका निभाता है। ठीक है, तो वीर्य क्या होता है? वीर्य तीन पदार्थों से मिलकर बना होता है। शुक्राशय द्रव, पुरस्थ द्रव और शुक्राणु, तीनों मिलाओगे तब जाकर वीर्य कहलाएगा। ठीक है, तो शुक्रवाहिका हो गया, पुरस्थ ग्रंथि हो गया। पुरस्थ ग्रंथि से क्या निकलता है? पुरस्थ द्रव निकलता है। यही पुरस्थ द्रव निकलेगा ना तो देखना, जब शुक्राणु गिरता है तो उस समय गंध निकलता है, मतलब एक प्रकार के गंध निकलता है, मतलब एक प्रकार के महक, अलग मिजाज के महक होता है, उसी को कहोगे गंध। तो शुक्राणु में जो गंध आता है ना, वो किसके कारण आता है? तो पुरस्थ ग्रंथि से पुरस्थ द्रव निकलता है, उसमें गंध होता है। वही गंध बता देता है कि ये सेक्स करके आ रहा है या फिर आ रही है। समझ रहे हो? तो गंध इसमें होता है, पुरस्थ द्रव में गंध होता है, महक होता है उसमें। इसके बाद देखो, यहाँ होता है पुटिका। यहाँ जो वीर्य पुटिका जो देख रहे हैं, वीर्य पुटिका, यहाँ बगल में एक काउपर ग्रंथि होती है। क्या होता है? काउपर ग्रंथि, इसी को बोलते हैं काउपर ग्रंथि। काउपर ग्रंथि से एक प्रकार के क्षारीय द्रव निकलता है। इससे क्या निकलेगा? क्षारीय द्रव। ये क्षारीय द्रव का दो काम होता है। पहला काम ये होता है कि अगर पुरुष पेशाब कर रहा है तो ये लिंग में यदि खुजलाहट उत्पन्न हो रहा है, मतलब खजुआता, तो खुजलाहट को दूर करता है। और दूसरा बात कि जब वीर्य के साथ जब वो क्षारीय द्रव महिला के गर्भाशय में जाएगा तो उस गर्भाशय में जो भी अम्लीय पदार्थ होते हैं उस अम्ल को मार देता है और शुक्राणु को सुरक्षित रखता है, सुरक्षा करता है एक प्रकार के शुक्राणु को। कौन? वीर्य के अंदर जो शुक्राणु होता है उसको सुरक्षा कौन करता है? तो क्षारीय द्रव। ये क्षारीय द्रव कहाँ से निकलता है तो बताओगे? वीर्य पुटिका, या फिर कह सकते हो इसे काउपर ग्रंथि से क्षारीय द्रव निकलता है। दो काम होता है, जलन दूर करता है, दूसरा अम्ल को मारता है ताकि शुक्राणु सुरक्षित रह सके। ठीक है, इतना काम करता है। इसके बाद थोड़ा और देखो, यहाँ से क्या करता है? यहाँ से
अब इसमें एकत्रित रहता है, शुक्राशय में शुक्राणु एकत्रित रहता है और पुरस्थ द्रव पुरस्थ ग्रंथि में एकत्रित रहता है और पुरस्थ द्रव की वजह से उत्तेजना बढ़ता है। मतलब यदि विपरीत लिंग के पास यदि कोई पुरुष है तो इसका मतलब है उसको उत्तेजना आएगा, उत्तेजना आएगा तो शुक्राणु उधर से चल देगा, शुक्राणु को उत्तेजित कर देगा। अब वो गिरने के लिए बेताब रहेगा, मतलब मचलने लगेगा, जब तक गिरेगा नहीं तब तक शांत नहीं होता है। तो ये इसका कथा कहानी है। अब इसके माध्यम से जब उत्तेजना बढ़ता है तो धीरे से इस माध्यम से बहरी निकल जाता है। अब बहरी निकलेगा, ये तो हुआ उसका परिचय। अब इसमें देखो एक पुरुष संभोग कैसे करता है, तो बताओ कि जब पुरुष 13 से 14 साल के हो जाता है तो अब उसके अंदर एक प्रकार के वीर्य बनना शुरू कर देता है शुक्राणु। उस शुक्राणु के माध्यम से अपनी स्त्री के साथ अपने विपरीत लिंग के प्रति वो अपना शारीरिक संबंध बना सकता है, ठीक ना। और शारीरिक संबंध बनाएगा तो उसे संतान उत्पन्न करने में भी भूमिका निभा सकता है। तो शारीरिक संबंध हुआ। अब देखो कुछ लड़का लड़की ऐसा भी होता है बेवजह कम उम्र में भी यौन संबंध शारीरिक संबंध बनाने लगता है, जबकि ये गलत है। याद रखना, एक बेर यौन संबंध करने पर ना लगभग 4 करोड़ शुक्राणु व्यर्थ जाता है। 4 करोड़, कई हजार कई करोड़ों शुक्राणु व्यर्थ चला जाता है। उसमें एक शुक्राणु ऐसा होता है जो अंडा से निषेचित करता है और बच्चा पैदा करने में सक्षम होता है। तो 4 करोड़ में बाकी एक शुक्राणु निकाल दो तो बाकी 3,99,99,999 सब व्यर्थ न होगा। तो इसलिए कम उम्र में ज़्यादा शुक्राणु को व्यर्थ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जिस दिन जरूरत आपको पड़ेगा उस दिन यदि शुक्राणु आपका कम पड़ जाता है, इसका मतलब बच्चा पैदा करने में आप सक्षम नहीं रहेंगे। इसलिए किशोरावस्था में ज़्यादा बेवजह आप शुक्राणु को बर्बाद न करें। एक बाज क्यों होता है, पुरुष बाज क्यों होता है, तो इसका आंसर बताओगे। पुरुष बाज इसलिए होता है क्योंकि उसके शुक्राणु में यदि पूंछ नहीं होता है ना, क्योंकि आप शुक्राणु का यदि आप देखोगे आकार, तो शुक्राणु का आकार कुछ इस प्रकार होता है। शुक्राणु का आकार कुछ इस प्रकार होता है। इस शुक्राणु में यदि पूंछिया नहीं रहेगा, पूंछिया, तो पूंछ की वजह से वो अपना गति करता है और अंडवाहिनी तक प्रवेश करेगा, अंडवाहिनी तक चल कर जाता है। तो अगर किसी शुक्राणु में पूंछ नहीं होगा, टेल नहीं होगा, तो शुक्राणु गति नहीं करेगा, अंडा तक पहुंच नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वो औरत प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। इस बात को याद रखना। तो पुरुष बाज क्यों होता है, क्योंकि उसके शुक्राणु में पहला बात की उस दो वजह है, नहीं तो उसके शुक्राणु की कमी है, उसमें शुक्राणु की कमी है। दूसरा कि अगर शुक्राणु में कमी नहीं है तो इसका मतलब शुक्राणु में पूंछ नहीं है, जिसकी वजह से अंडा तक पहुंच नहीं पाता शुक्राणु, ठीक है। तो इन दोनों वजहों से पुरुष बाज कहलाता है। पुरुष कब संतान उत्पन्न कर सकता है, तो बताओगे पुरुष संतान उत्पन्न कब कर सकता है, जब एक सक्षम उसके पास शुक्राणु परिपक्व अवस्था में होंगे, तब वो किसी स्त्री के साथ यौन संबंध करके अपना संतान उत्पन्न कर सकता है। एक बच्चा पैदा करने के लिए क्या चाहिए, कौन जरूरी अंग होता है, इस सब के सब जरूरी अंग होता है। वृषण जरूरी होता है, अर्धवृषण जरूरी होता है, शुक्राशय जरूरी होता है, पुरस्थ ग्रंथि जरूरी होता है, काउपर ग्रंथि जरूरी होता है, इस सब के सब जरूरी होता है। और मैथुन क्रिया क्या होता है, हस्त मैथुन क्या होता है, ध्यान से सुनो। मैथुन क्रिया का मतलब होता है जब कोई पुरुष किसी वुमेन के साथ, फीमेल के साथ यौन संबंध करता है, यौन संबंध शारीरिक संबंध बनाता है, तो उस क्रिया को मैथुन कहा जाता है। और जिस अंग से करता है उसे हम मैथुन अंग बोलते हैं, ठीक है। जैसे देखो ये मैथुन अंग है, मैथुन अंग है, ठीक ना। तो शारीरिक संबंध बनाना मैथुन कहलाता है। हस्त मतलब बिना किसी लड़की से संभोग किए हाथ के माध्यम से यदि सेक्स कर रहे हैं, हाथ के इस्तेमाल कर रहे हैं शुक्राणु गिराने के लिए, तो उस प्रक्रिया को हस्त मैथुन कहा जाता है। ये गलत बात होता है, ये शरीर पर बुरा प्रभाव डालता है। ये आपके पूरा जवाब मिल गया। हाँ, 10 वाले को क्या करना होगा, विभिन्न अंगों का यदि कार्य पूछे तो क्या बताओगे, सभी कार्य एकदम बारीकी से करोगे। वृषण के काम हम अभी उसमें बताए हैं, जाकर वहाँ लिख लेना। तो सब के सब उसमें बताए हैं, पिछले वाले स्लाइड में जाकर वहाँ से लिख सकते हो, ठीक है।